रामू को बुलाना। रामू को रामू क्लास चेक करना चल रही है क्या? ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। यूट्यूब पे डाला है क्या? नहीं, उस पर नहीं चला क्या? क्लास में देखो। इसमें नहीं दिखेगा। क्लास उसमें चला के देखो। चलिए, आराम हुआ क्या? तो इसको दोबारा कर दो, फिर दोबारा चला दो। दोबारा चला दो इसको। हाँ, ये चल जाएगा उसके अंदर। अरे बात मत करो भाई। हाँ, दोबारा कर दो। नहीं नहीं, अब नहीं, उसमें चालू करो, इसमें तो चल जाएगा। हाँ, इसको सेट करो लाइव क्लासेस में दोबारा। इंडिया जी के लाइव क्लासेस भूल गए आप? रुको। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, डाल दो डाल दो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका है। हो गया हो गया हो गया। विरोध की स्थिति ना पैदा करें। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। नहीं नहीं, आग से मत खेलो। साइंस एंड इंडिया फुल कोर्सेज, साइंस एंड इंडिया वाला। हाँ, ये ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज। और आ जाओ एसएससी सीजीएल 2024 राजस्थान। कॉम्बो 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 कॉम्बो। हाँ, कॉम्बो ऊपर ला, कॉम्बो ऊपर। हाँ, ये नीचे नीचे। हाँ, ये रहा वैसा ऑल कोर्सेज। हाँ, हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, इसमें ओबीएस में कर दो। ठीक है, ओके। चलिए, उत्तरी अमेरिका कर रहे थे हम। और उत्तरी अमेरिका के तहत मैंने आपको ये बताया था कि जो वास्को डी गामा है और जो कोलंबस है, उनका कैसे संबंध रहा। उसके बाद हमने जो उत्तरी अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश थे उनको पढ़ा, जिसमें मध्य अमेरिकी देश थे। ठीक है। और ऊपर की तरफ जाओगे तो मैक्सिको, मैक्सिको के ऊपर यूएसए, यूएसए के ऊपर कनाडा, ये था। ठीक है। इस साइड में प्रशांत महासागर, इस साइड में अटलांटिक महासागर। विभिन्न प्रकार की जो संधियां थी, चाहे वो युकाटन जल संधि हो, चाहे वो फ्लोरिडा जल संधि हो, चाहे वो डेविस जल संधि हो, चाहे वो बेरिंग जल संधि हो, चाहे पनामा नहर हो, वो सब हमारी हो गई। ठीक। फिर हमने देश स्टार्ट किए थे, जिसमें दो छोटे मोटे देश लिए थे जो इतने काम के भी नहीं थे, जैसे क्यूबा, मैक्सिको, ये अपनों ने बात की थी। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण देश की। आइए, तीसरा देश लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, 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 संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चले, यदि हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, चाहे आर्थिक रूप से देख लें, चाहे सामाजिक रूप से देख लें, किसी भी रूप में हम उसको देख लें, और हम कहें कि दुनिया का सबसे टॉप कंट्री कौन सा है, तो अमेरिका है। दुनिया का सबसे विकसित देश इसे ही माना जाता है। हालांकि देखो, कमियां सभी में होती है, लेकिन अन्य देशों की जब हम तुलना करेंगे तो रशिया के अकॉर्डिंग यदि इसको खड़ा देखते हो तो रशिया बीच में कहीं ना कहीं निचले स्तर पर गया, और रूस यूक्रेन के स्तर में आप देख सकते हो कि वैसे भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। चाइना उभरता हुआ देश है, लेकिन आज भी वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हकीकत है, ये अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, आज के दरमियान यदि आप देखते हो तो अमेरिका के समांतर वो अपनी एक शक्ति खड़ी कर रहा है और कर देगा, ऐसा लगता है। तो एक तो सबसे पहले यही लिख दीजिए, दुनिया का सबसे विकसित देश, दुनिया का सबसे विकसित देश, दुनिया का सबसे विकसित देश। नेक्स्ट लिखिए, यह एक पूंजीवादी देश है। कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका इज ए, या दिस इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी, पूंजीवादी का मतलब क्या होता है, जो निजी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, निजीकरण ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है ना, गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता है। तो वो यहाँ हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में इसको बखूबी पढ़ते हैं, बस आपको बता दिया। ये देखो, ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश को कॉलोनीज बोलते हैं, कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का उपनिवेश था ये, ठीक है ना, ब्रिटेन का कॉलोनी थी, ठीक है ना। कॉलोनीज क्या होती है, जैसे भारत कभी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है ना, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इस उपनिवेश में क्या होता है, जैसे वो हमारे जो आर्थिक संसाधन होते हैं ना, उन पर अधिकार रखते हैं, आर्थिक संसाधनों पर अधिकार रखते हैं, वो उपनिवेश होता है। तो इसमें ये जो ब्रिटेन से आजाद कब हुआ, ये आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 ईस्वी, ये ध्यान रखना है आपने। इसी कारण से ये जो 4 जुलाई है, ये होता है अमेरिका का नेशनल डे। अमेरिका का नेशनल डे, अमेरिका का नेशनल डे। आइए, इसकी जो राजधानी है ये है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं, बाई चांस कोई पूछ ले तो। और ये जो वाशिंगटन डीसी है, ये पोटोमेक नदी के किनारे है। कोई भी बड़े जो शहर होते हैं, जो मुख्य शहर होते हैं, उनकी राजधानियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बड़े जो होते हैं। इसकी जो राजधानी है ये है वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, पोटोमेक नदी के किनारे है ये। चलिए एड्रेस दो एक बार मुझे, साथ साथ आपने एक डायग्राम बनाना है, अमेरिका का चित्र बनाना है। कुछ शहरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सारे अमेरिका के लिस्ट जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना।
सब ज़्यादा ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं जितना बताऊं उतना ही। ये अमेरिका का ये वाला पोर्शन है, ध्यान रखना। ये जो कलर आप देख रहे हो ये पूरा पोर्शन अमेरिका का है। ये अमेरिका का एक हिस्सा यहाँ ऊपर भी है, ठीक है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैं निचले वाले हिस्से की ही बात कर रहा हूँ। अमेरिका का जो है ना ये इस तरीके से है। ये ठीक है ना। मैक्सिको आप ना बनाना चाहो तो ना बनाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है ना। बस मेन चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि, और तो शहर देखो साथ साथ आएंगे, मैं बताता रहूंगा। ये बिल्कुल यहाँ एक कॉर्नर पर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी ये है, यहां मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर आपको एक शहर और मिलेगा, उसका नाम है वाशिंगटन। कहने का अर्थ है दो वाशिंगटन है यहां पर, एक डीसी है और एक ऐसे। इस साइड में जब आप देखोगे इधर, कभी नाम सुना होगा कैलिफोर्निया, ठीक है ना, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली नाम सुना है, जहां पर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं, गूगल का सीईओ बैठते हैं, यहां बैठते हैं, इस साइड में है सिलिकॉन वैली। ये जानकारी होनी चाहिए। आगे लिखा है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, तो आपको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया कहां है, ठीक है ना। ये बस बेसिक चीजें, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। और एक दो के नाम और, जैसे इस साइड में आपको मिल जाएगा टेक्सास, टेक्सास, टेक्सास बताता रहूंगा और भी साथ साथ। टेक्सास, ठीक, चलिए काफी है, ज्यादा मत उलझो जाए, और साथ साथ बताता जाऊंगा। बस कैलिफोर्निया, मेरा मेन उद्देश्य आपको ये बताना था कि वाशिंगटन दो है, मेन उद्देश्य ये था, ताकि आप इसमें दिग्भ्रमित ना आ जाओ। एक इस साइड में पड़ता है, एक उस साइड में पड़ता है, वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब मैं लिखाने जा रहा हूं सबसे बड़ा शहर, ठीक है ना। तो यदि अपने देखेंगे तो यहां इस साइड में ना न्यूयॉर्क मिलेगा आपको, ये, या आप ये और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ शहरों के नाम जैसे आगे लिखाऊंगा ना, तो आप अपने हिसाब से मैप के अंदर देख के लिख देना, ठीक है ना। मेन मेन सारे नहीं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए बेस। जैसे न्यूयॉर्क कहाँ है, ठीक है ना, तो यहां इस साइड में है। वाशिंगटन इधर है, ये वाशिंगटन, ये कैलिफोर्निया, ठीक है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए साथ में कि इस साइड में प्रशांत महासागर है और इस साइड में अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है, क्योंकि यदि कोई तूफान आया तो आपसे ये कहा कि अटलांटिक महासागर में तूफान आया है तो अमेरिका का कौन सा शहर प्रभावित हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो सर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी वाला एरिया प्रभावित हुआ है,
ज्यादातर तूफान आपको यहीं मिलेंगे, इस साइड के अंदर ज्यादातर, ठीक है ना। अभी कनाडा में आग लगी थी, ठीक है ना, कनाडा में आग लगी थी, मैं करूंगा बात जब कनाडा कराऊंगा, बहुत गंभीर आग लगी थी, तो उसमें बातें आने लगी, कनाडा में आग लगी, उसके आग लगने से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर प्रभावित हुआ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कनाडा में जो आग लगी थी वो किस साइड में लगी होगी, इस साइड में लगी होगी, यहां इसके आसपास लगी होगी, ठीक है ना, तभी तो ये प्रभावित होगा, ठीक है। यहां थोड़ी आग लगी होगी जो वहां प्रभावित होगा, समझे ना बात को। ऐसे चीजों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये तो ये थोड़ी सी एक ड्राफ्ट बताया है मैंने आपको। चलिए अब आ जाइए, अमेरिका में लिखिए नई लाइन से, सबसे बड़ा शहर, इसका जो सबसे बड़ा शहर है ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ये जो है इसे कहते हैं अमेरिका की औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ अमेरिका। अमेरिका की औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ अमेरिका। ये हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। तो ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन पूरा हो रहा है सारा ही। इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है बिग एप्पल। गगनचुंबी इमारतों का शहर, गगनचुंबी इमारतों का शहर, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। नगरों का नगर भी कहते हैं। ये नगरों का नगर तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है। एक अमेरिका की सांस्कृतिक राजधानी भी इसको कहते हैं, कल्चरल कैपिटल ऑफ अमेरिका। सांस्कृतिक राजधानी भी इसको कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये भी इसको कहा जाता है। आइए लिखिए, यहां पर विश्व का, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ये जो म्यूजियम है इसका नाम है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। और भी अमेरिका की बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसको आगे लेके चलेंगे हम। चले, आइए अब आ जाइए नेक्स्ट।
अमेरिका के राज्य, अमेरिका में टोटल राज्य कितने हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के तहत आता है। 50 राज्य हैं। 50 राज्य है। आइए, यहां पर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अमेरिका का जो 50वां राज्य है वो कौन सा है। अमेरिका का 50वां राज्य है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप बोलते हैं, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, ठीक है। अब इसको जो राज्य का दर्जा मिला था, ये मिला था 1960 में। 1960 में इसकी जो राजधानी है होनोलुलु, राजधानी है ये होनोलुलु। अब मैं क्या करूं? इसका जो निक नेम है द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। चले, आइए देखिए, ये जो हवाई द्वीप है, देखो गन्ने का जब हम प्रोडक्शन देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है हमारे सामने। क्यूबा में भी गन्ने की खेती बहुत होती है, लेकिन बात ये होती है कि जैसे ये 10 बीघा भूमि है, ठीक है। ये 10 बीघा भूमि है, इसमें गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं जो पैदा हुई 100 केजी, 100 केजी, ठीक है ना। 100 केजी प्रोडक्शन हो गया 10 केजी में, 10 बीघा के अंदर। ये 5 बीघा भूमि है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन हो गया 70 केजी। ठीक है ना, ये हो गया। अब यदि मैं आपको कह दूं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां हुआ है, सर्वाधिक उत्पादन तो यही है, 100 बड़ा कि 70 बड़ा? 100 बड़ा हो गया। तो फिर ऐसे क्यों विचलित होते रहते हो बेमतलब में? मतलब 70 को कम बता दिया आपने। तुलना छोड़िए, तुलना छोड़िए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हुआ? आप तो वो जवाब दीजिए मुझे, आप कौन होते हो तुलना करने वाले? सिंपल सी बात है, आपको तो क्या भाई बताना भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हुआ, तो 100 केजी वाले में हुआ है साहब प्रोडक्शन, तो क्योंकि 100 70 से ज्यादा होता है। सही है, तो सही आंसर होगा 100 केजी। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहूं कि प्रति बीघा सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हुआ? अब 5 केजी। बस यही बात है। विश्व में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन केवल इसी स्थान पर होता है, हवाई द्वीप पर।
समझ गए हो मेरी बात को? लिख दीजिए, विश्व में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर, विश्व में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन यहीं पर होता है। चले, आइए अब ये जो हवाई द्वीप है, इसी के अंदर ही एक द्वीप है मालदीव। MAUI इंग्लिश में लिखना चाहो तो। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे तैयार करनी होती है। वैसे नहीं पूछेंगे आपसे ये द्वीप कहाँ है, किसका भाग है, वैसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक लाइन लिखा रहा हूं, लिखिए। वर्ष 2023 में, अभी नवंबर अक्टूबर के आसपास की बात है, वर्ष 2023 में यह द्वीप आग लगने के कारण चर्चा में रहा। आग लगने के कारण चर्चा में रहा। आग लगने के कारण चर्चा में रहा। ठीक, थोड़ा सा और बता देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा। कारण क्या था इसका? कारण था हरिकेन। हरिकेन, चले आइए। अब हरिकेन क्या है? हरिकेन एक साइक्लोन है, चक्रवात है एक। बताइए चक्रवात कहां उठता है? समुद्र में, ठीक है ना, समुद्र में उठता है ये। अब समुद्र में उठता है तो अब आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि ये हवाई द्वीप कहां है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये चक्रवात उठा कहां था। समझे बात को? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये बात समझ सको कि आपको ये मैप वगैरह ऐसे क्यों बताए जाते हैं। क्योंकि इतना तो समझदार हो कि इतना आप जानते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं कि ये तूफान कहां उठा था भाई। इतने तो आते ही हैं यार, इतना तो आप समझते ही हो। तो आपको हवाई द्वीप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हवाई द्वीप को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैपिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अमेरिका के साथ आ जाए ना तो ठीक रहता है थोड़ा। कहाँ आ गए यार?
इसको गौर से देखो आप। ये देखिए आप, अब ये यहां है, ठीक है ना। ये रहा होनोलुलु, यूएसए का। ये रहा हवाई द्वीप, ये लिख रहा यूएसए। इसका मतलब क्या निकला, ये यूएसए का द्वीप है, मतलब पानी के अंदर 50वां राज्य, ये पता होना चाहिए। अब आप गौर से देख रहे हो, ये देखिए इधर, ये आपका अमेरिका वाला एरिया रह गया, ठीक है ना। ये रहा सारा लॉस एंजल्स हो गया, ये रहा कोलोराडो हो गया, ये डेनवर हो गया, ठीक है। तो इस साइड के अंदर है। अब बताओ कौन सा महासागर हो गया, नॉर्थ पैसिफिक प्रशांत महासागर। समझे बात को। जब हम इन चीजों को ऐसे देख लेते हैं ना, फिर दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो इसको आपने ऐसे करना है, इसके साथ साथ आप ऐसे बनाइए, जैसे ना थोड़ा सा ये अमेरिका है, और यहां पर, ठीक है, तो हल्की सी डायग्राम बनाकर इस साइड में यहां पर एक द्वीप बना दीजिए, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, ठीक है ना। हाँ, इसमें बना दीजिए। यहां जो, यदि आपने जो बनाया हुआ है ना, वहां बनाना चाहो तो यहां भी बनाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, आओ, आप बताओ यहां पर हवाई द्वीप कहां बनाऊं मैं, इस साइड में या उस साइड में? उस साइड में, ठीक है। यहां बना दीजिए हवाई द्वीप। अमेरिका का 50वां। अब कुछ भी कह दे, आग कहां लगी, क्या है, सब बता दोगे, सब चीजें आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो वहां प्रशांत महासागर लिखा ही हुआ है, पूछा गया है अमेरिका का 50वां राज्य कौन सा है, राजधानी वगैरह। और अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सामने ये करंट वाला मेमोरा रहा। इसमें लिख दीजिए, हरिकेन के आगे लिख दो, यह एक चक्रवात है। चक्रवात है ये, ठीक है। चलिए, अब जो राज्य है, इसको जो अलग से अपने करते हैं अमेरिका के संबंध में, राज्य में ही चल रहा है अपना। आप पूरा बनाओ तो पूरा बना लो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे, ठीक है। हल्का सा बना दो। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके, ये अलास्का, ये भी अमेरिका का एक राज्य है। मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। बना लो, बात मत करो बेटा, बात मत करो।
चले आइए, ये जो अलास्का है, ये 2 मिनट सुन लीजिए, ये वैसे पहले रूस का हिस्से में था, ये रूस के हिस्से में था। रूस की एक स्थिति ऐसी आई जब रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो तब रशिया से खरीदा था अमेरिका ने ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिख दीजिए। यह कभी रूस का भाग हुआ करता था, यह कभी रूस का भाग हुआ करता था, जिसे अमेरिका ने खरीदा था। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 जनवरी 1959, 3 जनवरी 1959। आप ये भी कह सकते हो अमेरिका का 49वां राज्य है, अमेरिका का 49वां राज्य, ये भी आप कह सकते हो। चले, ठीक है। ये जो अलास्का है, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं 1000 दुहारों की भूमि, 1000 दुहारों की भूमि। ऐसे करो, 10,000 कर दो, 10,000 दुहारों की भूमि इसको बोलते हैं। दुहार क्या होते हैं? स्मोक्स, धुआं, ज्वालामुखी वगैरह यहां से फटते रहते हैं, सारी चीजें हैं। 1000 दुहारों की भूमि बोलते हैं इसको। चले आइए, ये बेसिक बात बता दी। आगे आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो यहां अपने नहीं लेंगे। जैसे यहां पर अलास्का श्रेणी है, यहां पर एक माउंट मैकिले है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहां से यूकान नदी निकलती है जो कि यूकान के पठार को 2 भागों में बांट देती है। ये आगे आएगा, ठीक है ना। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम बेसिक बात कर रहे हैं भाई ये अलास्का अमेरिका में कब शामिल हुआ, किसके पास था पहले, और नॉर्मल इसका निकनेम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, चलिए, ये हो गई जी इसके राज्य के बारे में थोड़ी बहुत बातें हो गई। अब इसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में बात करेंगे। आइए, एक तो सबसे पहले तो इसकी मुद्रा को निपटा दो। डॉलर, डॉलर के नीचे लिख दीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसी से होता है। नहीं बेटा, अलास्का खत्म हो गया, नई लाइन से मुद्रा। मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसी से होता है। चले आइए, अब इसकी संसद पर आ जाइए। इसकी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? इसकी पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। जैसे हमारे यहां संसद होती है, उसको हम ये विधायिका बोलते हैं, पार्लियामेंट बोल देते हैं। वहां की संसद को नाम दिया गया है
जैसे अपनी संसद में उच्च सदन होता है, हायर हाउस, और एक निम्न सदन होता है, इसमें भी सेम यही चीजें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, उसी तरीके यहाँ के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, और निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हिंदी में आप कह सकते हो प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा इसको कह सकते हो, ठीक है ना। यहां उस सदन को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के जैसे अध्यक्ष है ओम बिरला अपने, ठीक है ना। वैसे ही यहां की अध्यक्ष जो है महिला है, नैन्सी पेलोसी। ये जो प्रतिनिधि सभा है इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी। चले, अब ये नैन्सी पेलोसी वैसे नहीं पूछा जा सकता था कि अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंट है उसके अध्यक्ष का नाम बताइए, वैसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं और फिर मुझे आप बताना कि क्या ये नाम नहीं पूछा जा सकता। हालांकि घटना थोड़ी सी पुरानी है, इतनी पुरानी भी नहीं है कि आपके ना आए, क्योंकि आप जानते हो कि इतना रेंज आपकी रहती है, एग्जाम में आई जाते हैं। और आजकल तो मैंने देखा है कई बार 2020 के करंट का पूछ लेते हैं, ये भी आने लग गए। लेकिन फिर भी अपने उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या था, अगस्त 2022 में ये जो नैन्सी पेलोसी है इसने ताइवान की यात्रा की थी। ताइवान की यात्रा की थी। जब आप ताइवान को देखोगे तो जो चाइना है, ठीक है ना, चाइना के इस साइड में ताइवान पड़ेगा, ठीक है ना। चाइना है, उसके पास में आपको दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया मिल जाएंगे। चाइना के इस साइड में और बहुत सारे देश है, जैसे वियतनाम मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और इंडिया भी टच करता है चाइना को, आप जानते हो। लेकिन इस साइड में जहाँ पर फिलीपींस भी है, जापान भी है, उसी एरिया में आपको एक छोटा सा देश मिल जाएगा ताइवान। वहाँ की यात्रा की नैन्सी पेलोसी ने। जब इसने ताइवान की यात्रा की तो चीन और अमेरिका के बीच में तनाव पैदा हो गया। और यहाँ तक तनाव पैदा हो गया कि जब इसने यात्रा की तो यात्रा से पहले चाइना ने लड़ाकू विमान उड़ा दिए थे। लड़ाकू विमान उड़ा दिए थे। अब चाइना चाइना है तो अमेरिका भी अमेरिका है, वो भी कम नहीं था। उसने इसको भेजा, और जब इसको भेजा तो इसका जो आप कह सकते हो जहाज वगैरह है, एरोप्लेन है, वो ऐसे चल रहा था। और इसके आसपास भी अमेरिका के ऐसे 4-5 आगे ऐसे लड़ाकू विमान चल रहे थे। आप देखिए नैन्सी पेलोसी की स्थिति क्या रही होगी। क्या पता कोई नीचे से आ जाए, पता थोड़ी लगता है यार, नीचे से आ जाए। अब भाई देखो, विवादित चीजें हैं, डिस्प्यूटेड है, मतलब आप जा रहे हो ना तो कुछ भी हो सकता है भाई। किसका पलड़ा कैसे भारी रह जाए पता नहीं। लेकिन वो गई, यात्रा की, सारा काम हुआ। ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई कि मतलब कोई कि आसार बन जाए युद्ध के, ऐसा होता भी नहीं है। ये वर्तमान जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो है ना, ठीक है, रूस यूक्रेन का एक छोटा सा युद्ध हो गया और उस जाने अनजाने में उसने एक बड़ा रूप भी ले लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। छुटपुट तो चलता रहता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। उसके कारण यही होता है कि वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है वो क्या है, बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस माइंडेड है। यदि हम अमेरिका, चाइना और इंडिया की बात करें तो वास्तव में यदि हम तटस्थ होकर बात करें, ठीक है ना, तटस्थता हमें कब आती है? आंकड़ों से, आंकड़ों से आती है तटस्थता। यदि हम सेना की बात करें तो देखो, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि यदि हम सेना का संगठन देखें
और ताकत का अंदाजा लगाएं तो नो डाउट चाइना हमसे आगे है, ये मानना पड़ेगा। अब मैं कह दूं मैं भारत का वासी हूं, मैं देशभक्त हूं, वो फिर कुछ भी कह दो, फिर तो तू आ जा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई एक वही बात है कि दो बॉडी बिल्डर मेरे सामने खड़े हैं कि गुरुजी पीटेंगे आपको, तो ये तय है ना कि मेरे को पीटना है। अब मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं आ जा, तो भी तय है कि पिटना है। दोनों स्थितियों में कॉमन बात यही है कि पिटना है। वही बात है सारी। आज का सिनेरियो यदि अपने देखें तो हम वास्तव में चाइना का यदि सैन्य दृष्टि से देखें तो शायद हम मुकाबला ना कर पाए। लेकिन फिर हथकंडे क्या होते हैं, क्यों चाइना पीछे हटता है, यह भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि चाइना जो है एक आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, आर्थिक शक्ति बनना चाहता है। वो कब प्रभावित होगा, जब उससे हम माल लेना बंद कर देंगे। हम कहेंगे हम चाइना के साथ व्यापार नहीं करते, तो चाइना इंडिया को नकार नहीं सकता, ठीक है ना। अमेरिका भी चाइना को नकार नहीं सकता। क्यों? इसका कारण होता है। इसका कारण ये नहीं है कि यहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, कईयों के दिमाग में आती है ये बात है, ये या किसी को भी बिठा दो वो नहीं करेगा कुछ भी, किसी को भी कुछ नहीं करेगा। इसका कारण है भारत का बाजार, भारत का पीछे हटेगा ही हटेगा। और सेना के मामले में यदि आप खुद घर पे जाके विचार कर लेना कि अमेरिका और चाइना की सेना जब भिड़ जाए, सॉरी भारत और चाइना की सेना भिड़ जाए तो ताकतवर कौन सी है। जज्बा है, जोश है, अलग बात है। लेकिन अभी मैंने कहा कि दो बॉडी बिल्डर आ जाए कि गुरुजी पीटना है आपको, तो मैं चाहे भाग जाऊं चाहे मैं खड़ा रहूं, दोनों स्थितियों में मेरा पिटना तय है। ठीक है, मैं कह दूं हाँ आजा, देख लूंगा तेरे को, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कितना ही कह दूं, मैं जान दे दूंगा, तेरे को झुकूंगा नहीं, कुछ भी कह दूं, लेकिन मेरा पिटना तय है, उसमें कॉमन बात है ये। लेकिन वही चीज होती है ना, दो बॉडी बिल्डर आप में से कोई आ जाए कि आज मैं कहूंगा तेरे को पढ़ाऊंगा नहीं, तेरे को नोट्स नहीं दूंगा, तेरे को वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्या गुरुजी ऐसे मत करो। समझे ना, रणनीति कूटनीति वो महत्वपूर्ण होती है। तो ये चीजें हैं। नैन्सी पेलोसी ये आई दो, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके अध्यक्ष कौन है, नैन्सी पेलोसी। तो लिख दीजिए अगस्त 2022 में यह ताइवान की यात्रा पर रही, ताइवान की यात्रा पर रही, जिससे अमेरिका और चीन के बीच में अमेरिका और चीन के बीच में तनाव रहा। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना बेटा, रट्टा मत मारना किसी चीज का, थोड़ा सा समय दो इसको, ठीक है ना। चलें आगे, आइए अब आइए यहां आ जाइए, राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियां, दो पार्टियां हैं, ये बहुत बढ़िया काम होता है ये। दो पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी।
चले, अब देखिए जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, वो विचारों पे चलता है, थॉट पे चलता है, और थॉट ज्यादा से ज्यादा दो होते हैं। अलग से मानोगे तो कोई मध्यम मार्गी हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। मैं उन दो थॉट की बात करने जा रहा हूं जो विभिन्न राजनीतिक दलों में आपको देखने मिलते हैं। जैसे इन दो राजनीतिक दलों में क्या है, इसमें लिख दीजिए, यह है दक्षिणपंथी, दक्षिणपंथी विचारों पर आधारित है। दक्षिणपंथी विचारों पर आधारित है। इसमें लिखो, यह वामपंथी विचारों पर आधारित है। वामपंथी विचारों पर आधारित है। चले, अब देखिए दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होती है, ठीक है ना। दक्षिणपंथी विचारधारा जो होती है, ये होती है राष्ट्रवाद पर आधारित, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो, राष्ट्रवाद की जगह आप लिख दीजिए, देखो राष्ट्रवाद तो सारे ही होते हैं राष्ट्रवादी, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मैं टैक्स समय पर पे करता हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं, समझे ना। राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के लिए काम करे, राष्ट्र को प्रमुखता दे, वो राष्ट्रवादी होता है, समझे ना बात को। लेकिन ये जो होती है, ये कट्टर राष्ट्रवाद, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। कट्टर राष्ट्रवाद, दोनों पार्टियां राष्ट्रवाद पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टर है। कट्टर राष्ट्रवाद क्या होता है, देशी है, ठीक है, और कोई देश है ही नहीं। जैसे हम कहें कट्टर इस्लाम, इस्लाम धर्म में क्या होती है, कट्टरता पाई जाती है। इस्लाम धर्म का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, कट्टरता, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है इस्लाम धर्म का। धर्म के प्रति आस्था रखनी गलत नहीं होती जी, लेकिन उसमें कट्टरता रखनी गलत होती है। कट्टरता का मतलब क्या है, जैसे इस्लाम धर्म के, जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा सुना जाता है कि जो है वो इस्लाम ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और जो और है वो काफिर है। अब ये कट्टरता होती है, मतलब और तो जैसे आपने कह दिया मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, कहा नहीं नहीं तू तो काफिर है, मारो खींच के इसके, तो यदि इस्लाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कट्टरता होती है, इसको कट्टरता कहते हैं। सेम यही बात, राष्ट्र से प्रेम करना राष्ट्रवाद है। मैं भी राष्ट्र से प्रेम करता हूं, मैं यदि टैक्स पे करता हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं, सिंपल सी बात है। आप यदि राष्ट्र के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं करते हो तो आप राष्ट्रवादी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और छोड़िए, आप यदि आपको यह कहा गया कि स्वच्छ भारत मिशन का पालन करें और आप टॉफी खा रहे हो और आपने टॉफी को नीचे डालने की बजाय जेब के अंदर डाल दिया, बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा, यह भी राष्ट्रवाद है। इसको भी हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ध्यान रखना, आपकी नजर में ये छोटी बात होगी, लेकिन छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है ये। इसको भी हम राष्ट्रवाद, लेकिन अब आप कह दो मैं ही हूं और कोई नहीं है, ये कट्टर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, रिपब्लिकन पार्टी के जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। अब जो है वो जो बाइडेन है, उनका संबंध किस पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। ये पार्टियों का नाम ध्यान रखना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डिसीजन लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दो डिसीजन बताता हूं। अमेरिका, अमेरिकियों के लिए मैं नहीं घुसने दूंगा यहां पर, किसी को मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है। उसने ऐसे कठोर नियम बना दिए कि भारतीय जा ही नहीं सकते, और जो वहां बैठे हैं उन पर भी तलवार लटका दी। समझे बात को, कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए, ये नारा दिया था उसने, उसी के बलबूते पर आ भी गया था, वो चुनाव जीत भी गया था। अमेरिका अमेरिकियों के लिए, क्योंकि अमेरिका के जो लोग थे वहां, उनको लगा यार ये भारतीयों को बाहर निकाल देगा या अन्य देश के लोगों को बाहर निकाल देगा तो हमारे लिए रोजगार पैदा होंगे। अब
जैसे हम स्टेट वाइज देखें तो आपके यहाँ कोई मध्य प्रदेश या बिहार के लोग आके पटवारी का फार्म भरने लग जाए तो दिक्कत तो आएगी ना। वैसे देखे तो है तो वही भारतीय, लेकिन होती गलत बात है ये। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन गलत दिमाग में तो आ गई ना बात। ये वैसे ही है। तो इसने कहा अमेरिका अमेरिकियों के लिए, ठीक है। इसने क्या किया, जब डोनाल्ड ट्रंप था, एक पेरिस समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उससे हाथ वापस खींच लिए। पर्यावरण संरक्षण का, मुझे किसी पर्यावरण संरक्षण से मतलब नहीं है, मैं तो मेरे देश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दूंगा, मुझे तो रोजगार पैदा करने हैं भैया, मुझे नहीं मतलब, मैं पेरिस समझौते को मानता ही नहीं, पीछे खिसक गया। अब आप इसमें इसको क्या दिख रहा है, आपको राष्ट्रवाद दिख रहा है, वो देश से प्रेम कर रहा है, देश से प्रेम कर रहा है, लेकिन उसको भारत से कोई मतलब नहीं है, उसको अन्य देश से, अन्य जनजीवन से उसको कोई मतलब नहीं है। बाहर में जाए, मैं तो इधर ही रहूंगा। अफगानिस्तान से सेना बुला ली, अरे हमें क्या मतलब, तुम लड़ो बढ़ो यार, हमारा क्यों पैसा लगा रहे हो। समझे बात को। दूसरों को नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि हमारे रोजगार खराब करते हैं, हमारे संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। है तो राष्ट्रवादी है, लेकिन किसके लिए? केवल अमेरिका के लिए है। विश्व बंधुत्व की भावना इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। फिर ये जो बाइडेन आया, वापस पेरिस समझौते में शामिल हो गया। अमेरिका से संबंधित जो भारतीय जाते थे, अन्य देश जाते थे, उनके लिए नियम लचीले कर दिए कि नहीं आइए, आप आइए, फैक्ट्री खोलो, कुछ भी आओ, सभी का स्वागत है। ये वामपंथी विचार होते हैं, उदारवादी होते हैं ये। समझे बात को। ये उग्र राष्ट्रवाद इसमें होता है। और एक ये क्या, अब अपने लोग हैं तो कल्चर को बढ़ावा देते हैं, ये संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, कल्चर को मानते हैं, पुरानी बातें, पौराणिक चीजों में पड़े रहेंगे ये। उनको मानेंगे वो हमारे परनाना ने ये कहा था, हमारे परदादा ने ये कहा था, ये उस कल्चर को मानते हैं, ये उसको नहीं पीछे कर सकते ये, ठीक है। ये क्या है, ये जो वामपंथी होते हैं, इनमें राष्ट्रवाद तो होता है, नो डाउट, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन कट्टरता नहीं होती। एक ये क्या होते हैं, आधुनिकता पर निर्भर करते हैं, ये मॉडर्निटी। आज क्या है, आज दुनिया कैसे चल रही है, हमें उसको फॉलो करना है। आज क्या चाहती है दुनिया, ये उस पर है। समझे बात को। ये सारी कहानी होती है। एक ये जो होती है दक्षिणपंथी, ये औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा ज्यादा देती है। इसका जो मेन फोकस होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको आगे बढ़ाओ। डोनाल्ड ट्रंप, मैं किसी पेरिस समझौते को नहीं मानता, मैं फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे स्थापित करूंगा आपके सामने, ये किसी को नहीं मानते इसके आगे। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं ये, ठीक है। ये जो निचले जो लोग होते हैं, जैसे पब्लिक वेलफेयर, जैसे कोई गरीब हो गया या कोई निचला रह गया, तो निचला रह गया तो इनका मानना रह गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जानते हो कि अमेरिका और अमेरिका के नीचे साउथ के अंदर मैक्सिको है। मैक्सिको से जो मजदूर थे वो काम करने जाते थे अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर काम करने जाते थे। अब अमेरिका के अंदर काम करने जाते तो ये क्या करता, इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं अमेरिका और मैक्सिको के बीच में दीवार बनाऊंगा, मैं आने ही नहीं दूंगा। अब वो काम किसके लिए आते थे, कोई झाड़ू पोछा करना, इस तरीके से। मतलब जो ये निचले स्तर के लोग होते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये विचार है मेरे, ऐसे मत समझना कि उनको मार देता है या उनको मानता ही नहीं, ऐसे नहीं। प्रोमिनेंट क्या है, ठीक है ना, मैं प्रोमिनेंट की बात करूं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए काम नहीं करते हैं ये, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। लेकिन ये प्रोमिनेंट किसको रखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। भाई इनका फायदा हो, क्या नीचे वाले को खाना मिल रहा है, क्या खाना नहीं मिल रहा, दे दो, खाना दे दो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, खाना दे दो, बस इतना। कहनी जी इनको नुकसान हो रहा है, नहीं इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको थोड़ा सा और दे दो, पर इनको साइड में करो।
ऐसे नहीं है कि उसके विरोध में काम करते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैंने कहा प्रभावी किसको रखते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रभावी रखते हैं। ये भाई ये परपना चाहिए। ये है सारे, आप डोनाल्ड ट्रंप के रूप में इसको देख सकते हो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो घटनाएं, रंग भेद की जो घटनाएं थी अमेरिका में, क्या है कि थोड़ी सी रंग भेद की नीति चल जाती है। 2-3 हत्याएं हुई थी रंग भेद की, काले और गोरे की नीति चलती है। 2 काले लोगों को पुलिस स्टेशन ने जूते से मारा था, जूता मुंह में घुसा दिया था, ऐसा सा कुछ प्रोग्राम आया था ना, ठीक है ना। वो डोनाल्ड ट्रंप के काल में हुआ था, वो इसके काल में हुआ था। मतलब जो निचले तबके के लोग थे, इनको ये ज्यादा मानता नहीं है। ये विचार होते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो काले गोरे का जो भेद था वो ज्यादा पनपने दिया, वो इसने पनपने दिया दक्षिणपंथी विचारधाराओं में। लेकिन ये जो वामपंथी है, ये समाज कल्याण के काम करती है। समाज कल्याण मतलब उस व्यक्ति को ये आगे बढ़ाएगी जो सबसे नीचे है। इसको आप कह सकते हो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है ना। जो निचले तबके के जो लोग होते हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं, नीचे गिरे हुए का मतलब जो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का विचार करते हैं वामपंथी। हालांकि इसमें भी कई कई चीजें हो गई है। इसमें भी 2 दृष्टिकोण आगे बन गए हैं। एक जैसे उदारवादी और एक होते हैं उग्रवादी, वो बन गए हैं। जो उग्रवादी है वो तो है नक्सलवादी, ठीक है ना। उग्रवादी है नक्सलवादी, और जो उदारवादी है वो संसद में बैठते हैं, जिनको आप कम्युनिस्ट कह सकते हो। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, वो चुन कर आते हैं। और जो बहुत ज्यादा उग्र विचारधारा रखते हैं कि मार के लूंगा, वो फिर नक्सलवाद का रूप हो जाता है। जो इंडिया के संबंध में देखें तो वहां भी मिल जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये विचार होते हैं, 2 विचार चलते हैं दुनिया के अंदर, ये है, ठीक है। अब इंडिया में मैंने आपको सारा बता दिया। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि बीजेपी वाला कौन सा मामला है, कांग्रेस वाला कौन सा मामला है, अपने आप पता लग जाएगा। कहीं से कुछ भी देख लीजिए आप, ये सिर्फ विचारों पे चलती है चीजें, ये सिर्फ विचारों पे चलती है। अब जिसको जो विचार पसंद हो, जो जैसे करे, उसी आधार पर वो जनाधार तय हो जाता है। यदि इन विचारों को कोई ज्यादा पसंद करता है तो ये ले गए, इन विचारों को पसंद करता है तो ये ले गए। अब प्रोमिनेंट कौन सा है वो डिपेंड उस पर करता है। कहीं से भी कुछ भी उठा के देख लो, हर देश में आपको ये स्थिति मिलेगी। जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप आया, उतनी बार जो बाइडेन नहीं आया भारत के अंदर। समझ रहे हो बात को? डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा आया, बाइडेन नहीं आया, क्योंकि बाइडेन का विचार वो बड़ा है। नहीं, जो भी है, मैं वो नहीं कह रहा। मेरी बात को आप उस वे से मत लीजिए बेटा। मेरी बात, मैं आपको ये वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स उसके बारे में बता रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ चीजों को समझे भी होंगे, पूरा विश्वास है। विचारों पे चलती है ये चीजें, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नक्सलवाद कहां से उठा? नक्सलवाद यहां से उठा है, यहां से, इस वाले पोर्शन से। क्योंकि इसके 2 पोर्शन बन गए। उग्रवाद, जो कहते हैं ना जी, मैं तो बताता हूं इसको, क्योंकि विचार हो गए ना, अलग अलग कैटेगरी बन गई उसकी, ठीक। तो ये चीजें हैं सारी, आपको इन विचारों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके आप, और यही इसी पैटर्न पर काम करते हैं। ये इसी पैटर्न, हमारा तो पूरा पढ़ा हुआ है बेटा। ये हम तो परमात्मा की कृपा से इतना बता देंगे कि अभी क्या चाहेगा और क्या बोलेगा। ये है, ज्यादा नहीं तो कम से कम आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। हालांकि इतने विश्लेषक तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। और सब ऐसा ही क्राइटेरिया होता है, सबका सिस्टम। और हर देश में ये है। फ्रांस जाओगे तो भी आपको ऐसा मिलेगा। फ्रांस जाओगे, हाँ, फ्रांस में जब चुनाव हुए थे, फ्रांस था, पता नहीं फ्रांस था मेरे हिसाब से, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, उसमें एक ने बोला था कि यदि हमारी सरकार आती है तो मुसलमानों को बाहर निकाल देगी। वो नहीं जीता, वो हार गया था। वो नहीं जीता, सिंपल सी बात है। तो ये चलता रहता है। इन पर आप एनालाइज करें,
राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद वगैरह जो भी है सारी, ये विचारों पर दुनिया होती है सारी। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए। अब आइए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, आइए देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है उसे क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस, ठीक है ना। जैसे इंडिया के राष्ट्रपति भवन को रायसीना कहा जाता है, रायसीना कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन भी खूब आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। ध्यान रखना बेटा, ये आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्ष है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? केवल 2 बार। आपको यह ध्यान रखना है। 1951 से, 1951 से लिख दीजिए। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। अब देखिए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, ये एक बार चुन लिया गया ना, फिर इसको आप हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। कार्यकाल पूरा करके जाएगा, 4 साल का, नहीं हटेगा ये। ठीक है ना। हमारे यहां क्या है, जैसे हमारे यहां यदि सरकार में बहुमत है तो रहेगा, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति है। ध्यान रहिए, हमारे राष्ट्रपति और उस राष्ट्रपति में रात दिन का फर्क है। हमारा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति एक समान है। जो यहां पावर है वो उसके पास वहां पावर है, लेकिन अंतर क्या है? यदि भारत में सरकार को बहुमत नहीं है तो उसको हटना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में यदि बहुमत खत्म भी हो जाए तो भी वो राष्ट्रपति तो रहेगा। ये एक अलग चीज है, ठीक ना। इसको कहते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है लोकतंत्र के अंदर, मैंने आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाया भी है। 2 प्रकार की होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है, संसदात्मक मतलब संसद प्रभावी, लोकसभा प्रभावी, जैसे भारत। अध्यक्षात्मक में अध्यक्ष प्रभावी मतलब राष्ट्रपति प्रभावी, जैसे अमेरिका। ठीक है, लेकिन इसको हटाया तो नहीं जा सकता। लेकिन यदि ये देशद्रोह कर दे और भ्रष्टाचार के मामले में आ जाए तो इस पर महाभियोग लाया जा सकता है, उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है। वो फिर एक अलग पैटर्न आ जाता है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, इसे केवल महाभियोग, महाभियोग को इंपीचमेंट बोलते हैं, इसे केवल महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। चले, आइए। ब्रैकेट में लिख दो, देशद्रोह या भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने पर, देशद्रोह या भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने पर प्रथम राष्ट्रपति
जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट लिखिए, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति। इनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। लेकिन इन पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति बने, वो एकमात्र यही है, और कोई 2 से ज्यादा बार नहीं बन पाया। और 1951 के बाद तो ये रूल ही खत्म कर दिया। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नीचे लिखो, अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार से ज्यादा चुने गए। न्यूनतम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति विलियम हैरी हैरिसन। रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति जॉन कैनेडी। ये ध्यान रखना है आपने, कैथोलिक धर्म से संबंधित थे। अफ्रीकी मूल के प्रथम राष्ट्रपति ये थे बराक ओबामा। बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के प्रथम थे ये। आइए नेक्स्ट लिखिए, वर्तमान राष्ट्रपति ये है जो बाइडेन। जो बाइडेन, ध्यान रखना है आपने 2-3 बातें। 46वें राष्ट्रपति है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है इनकी पार्टी का नाम। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी। 2016 में ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी पूछी थी। तो ये ध्यान रखना, पूछे जाते हैं ये। इसमें लिखो, ये 2009 से 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति रहे। ठीक, इसके आगे की बात कल करेंगे।